कथा का अगला भाग श्रवण करते हैं मित्रों। कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। मध्य रात्रि बीत गई। राजकुमारी लीलावती को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह पुरुष विचित्र विचित्र कहानियां सुनाता है। सुनने वाला कोई निष्कर्ष निकालने में चूक जाता है और मैं बोलने के लिए बाध्य हो जाती हूँ। अब मुझे सावधान रहना चाहिए, अन्यथा मेरी हार निश्चित है। राजा विक्रमादित्य सोच रहे थे कि दो प्रश्न, दो पहर, रात्रि शेष रह गई है। यदि दोनों प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर राजकुमारी लीलावती ने नहीं दिया तो अब तक की जीत हार में बदल जाएगी। कर्तव्य में बंधा हूं, क्षत्रिय हूं, भाग भी नहीं सकता। यदि भूल हो गई तो विक्रमादित्य का नाम कलंकित हो जाएगा कि जिसकी सभा में आर्यव्रत के सुप्रसिद्ध विद्वान नवरत्न के नाम से शोभा बढ़ाते हैं, वह एक नारी से हार गया। वे गहन चिंतन में डूब गए और कोई ऐसी कहानी खोजने लगे जिसका अंत पूर्व कहानियों जैसा प्रश्नवाचक हो। उन्होंने अपने प्रिय यक्ष बैताल का स्मरण किया। बैताल ने कहा, स्वामी, मैं आपका आज्ञाकारी अनुचर हूं। राजा विक्रम ने आदेश दिया, जाओ और अविलंब जलकुंभ में प्रवेश कर जाओ। सावधान रहना, मध्य रात्रि प्रारंभ हो चुकी है, कहीं प्रमाद ना आ जाए। बैताल ने कहा, स्वामी, बैताल का और प्रमाद का जन्म जन्म का वैर है। आप निश्चिंत रहें। बैताल तो क्या, बैताल के नाम को भी कोई विक्रम से पृथक नहीं कर सकता। मैं आपका उद्देश्य जानता हूं। आपकी आज्ञा पाते ही आपको अनुकूल उत्तर दूंगा। इतना कहकर बैताल जल कुंभ में प्रवेश कर गया। तब विक्रमादित्य ने राजकुमारी लीलावती से कहा, मुझे निर्जीव वस्तुओं से बातचीत करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। क्या आप मुझसे वार्तालाप करने को तैयार हैं? राजकुमारी लीलावती का उत्तर देना हार को निमंत्रण देना था। वह राजा विक्रमादित्य के छलावे को समझती थी। हंस कर रह गई, जैसे कह रही हो, चतुर पुरुष, अब कार्य इतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे जलकुंभ, राजकुमारी लीलावती मुझसे बात करना नहीं चाहती, तुम ही मेरी सहायता करो। जलकुंभ ने कहा, भद्र पुरुष, मैं आपसे क्या बात करूं? मैं मूल रूप में मिट्टी हूं। पृथ्वी माता की ममतामयी गोद में निश्चिंत होकर सोई हुई थी। एक दिन एक कुंभकार आया और उसने मेरे देह को छत विच्छत किया। पीड़ा से मैं कराह उठी। उसने मुझे धरती माता की गोद से पृथक किया और गधे पर लाद कर घर ले गया। वहां उसने मुझे इतना पीटा कि मैं बिखर गई। फिर मुझ पर जल डाला और बार बार पैरों तले रौंदा। रौंदने के बाद पिंड बनाकर चाक पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे मेरी आकृति बदल गई और मैं कुंभ के रूप में परिवर्तित हो गई। इतनी दुर्गति करने पर भी उसे दया नहीं आई और मुझे धूप में रखकर सुखाने के बाद अग्नि में फेंक दिया। मैं उस वेदना को कैसे व्यक्त करूं? फिर आवे से बाहर निकालकर मुझ पर चित्रकारी की गई। फिर बाजार में बेचने के लिए ले आया। राजकुमारी की सेविकाएं पसंद कर मुझे यहाँ ले आई और आज मैं राज दरबार की शोभा बढ़ा रहा हूँ। ओ भद्र पुरुष, मैं अपनी नियति जानता हूँ। मौसम बदलते ही मैं उपयोगहीन हो जाऊंगा। मैं मिट्टी ही तो हूँ, मेरा मूल्य क्या? राजकुमार विक्रमादित्य ने कहा, हे घट, मुझे तेरी पीड़ा ने द्रवित कर दिया, किंतु तूने अपने जीवन के एक पक्ष का ही वर्णन किया है, दूसरे पक्ष का नहीं। मंगल घट का रूप लेने पर ही तो तुम बहुमूल्य हो गए हो। महान राज दरबार में स्थान पाना क्या कम गौरव की बात है? किसी शुभ कार्य के समय तुम्हारे दर्शन हो जाएं तो लोग अपने भाग्य की सराहना करते हैं। सुहासिनी सुहागिनी नारियां भी तुम्हें अपने मस्तक पर रखकर
प्रवासी यात्रियों को शुभ सुकून देती हैं, प्रवासी यात्रियों को शुभ शगुन देती हैं। लांछित और कलंकित लंबे जीवन से तो ऐसा सम्मान पूर्वक अल्प जीवन जीना गौरव की बात है। समय कम है, अब तुम मेरी बात सुनो। घट ने कहा, हे भद्र पुरुष, आपने मेरा महत्व प्रतिपादित कर मेरी पीड़ा कुछ कम कर दी है। अब सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो। हे कुंभ, सुन। शंख नगर में 4 मित्र रहते थे। एक था काष्ठ शिल्पी, दूसरा था वस्त्र शिल्पी, तीसरा था स्वर्णकार और चौथा था मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण। शंख नगर में चारों की मित्रता की चर्चा थी। सामान्यता मित्रता समान रुचि वाले व्यक्तियों के मध्य ही होती है, किंतु ये चारों इसके अपवाद थे। काष्ठ शिल्पी काष्ठ से मूर्तियां, खिलौने आदि बनाता था। उसकी कलाकृतियां जीवंत वस्तु का भ्रम पैदा कर देती थी। वस्त्र शिल्पी व स्वर्ण कार्य का कार्य भी लोगों की प्रशंसा का पात्र था। ब्राह्मण मंत्रों का विशेषज्ञ था। प्रत्येक शुभ कार्यों में ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार करके आशीर्वाद प्रदान करते थे। एक दिन चारों मित्र सुथार के घर बैठे चर्चा कर रहे थे। आसपास काष्ठ की अनेक कलाकृतियां दृष्टिगोचर हो रही थी। काष्ठ शिल्पी ने कहा, मित्रों, ये कृतियां देख रहे हो, तुम्हें यह कैसे लगती हैं। तीनों मित्रों ने कहा, यह ना तो पूछने की बात है, ना उत्तर देने योग्य। संपूर्ण नगर जानता है कि तुम्हारी बनाई हुई कृतियां जीवंत लगती हैं। तुम्हारी कृति स्वयं इस बात की साक्षी है कि तुम श्रेष्ठ शिल्पी हो। काष्ठ शिल्पी के मित्रों ने पूछा, मित्र, तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। काष्ठ शिल्पी ने उत्तर दिया, इस नगर में कला पारखी है कहाँ। अपने गांव में कला पारखी को वह सम्मान और महत्व नहीं मिलता जो प्रदेश में मिलता है। मैं तो चाहता हूं कि धन उपार्जन करने प्रदेश जाऊं। भाग्य ने साथ दिया तो संपन्न भी हो जाऊंगा और कीर्ति भी अर्जित करूंगा। स्वर्णकार ने कहा, तुम कहते तो यथार्थ हो, किंतु परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या परिवार के बिना अकेले रह सकोगे। काष्ठ शिल्पी बोला, मित्र, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। फिर मैं सदैव के लिए कहाँ जा रहा हूं, 2-4 वर्षों में लौट आऊंगा। ब्राह्मण मित्र ने कहा, शिल्पी भाई, यथार्थ कहते हो। ज्ञान और विद्या की कीमत तो प्रदेश में ही होती है। इस छोटे से नगर में मेरे ज्ञान का भी क्या उपयोग हो रहा है। मंत्रों का उपयोग नहीं किया तो मुझे लगता है मेरा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। मैं भी प्रदेश जाने की भावना रखता हूँ। चारों मित्रों में प्रगाढ़ मैत्री थी। स्वर्णकार और वस्त्र शिल्पी ने कहा, जब तुम दोनों प्रदेश जाना चाहते हो तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। जब चारों मित्र प्रदेश यात्रा के लिए तैयार हो गए तो परिवार वालों ने उन्हें शुभकामनाओं सहित विदाई दी। प्राचीन काल में यात्राएं निरापद नहीं थी। यातायात के साधन सीमित थे। सघन वन में हिंसक पशु, लुटेरों आदि का भय यात्रियों को सदा बना रहता था। चारों यात्री प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। दैव योग से यात्रा में एक रात जंगल में बिताने का अवसर आया। चारों ने निश्चित किया, भयानक जंगल है, इसलिए रात्रि के प्रत्येक पहर में एक एक व्यक्ति जाग कर पहरा देगा। संकट आने पर पहरी शेष लोगों को जगा देगा। सबसे पहले रात्रि के प्रथम पहर में सुथार, द्वितीय पहर में दर्जी, तृतीय पहर में स्वर्णकार और रात्रि के अंतिम पहर में ब्राह्मण जाग कर पहरा देंगे। रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ होते ही सुथार का पहरा प्रारंभ हुआ। उसने सोचा, बैठे बैठे रात काटना अत्यंत कठिन कार्य है। नींद आने लगेगी, क्यों ना कोई कार्य किया जाए। उसने लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा उठाया और उसमें नारी मूर्ति तराशने लगा। धीरे धीरे काष्ठ में नारी की आकृति उभरने लगी। जब प्रतिमा तैयार हुई तो वह स्वयं ही अपनी कलाकृति पर मुग्ध हो गया। सानुपातिक देह, तीखे नाक नक्श,
उसकी कलाकृति का सौंदर्य अप्रतिम था। वह युवा नारी की प्रतिमा को निहारता रहा और विचार करने लगा, काश इतनी सुंदर कोई जीवंत युवती होती तो उसे पाने के लिए मैं अपना जीवन ही दांव पर लगा देता। किंतु किसी निर्जीव कलाकृति से यथार्थ सुख की कामना करना मृग तृष्णा के समान है। फिर सोचा, और कुछ हो न हो, यह कलाकृति मुझे संपन्न बनाने के लिए पर्याप्त है। किसी बड़े शहर में इसे ले जाकर बेच दूंगा। काष्ठ शिल्पी अपलक उस प्रतिमा को देखता रहा। उसका रूप और सौंदर्य देखकर उसे तृप्ति नहीं हो रही थी। पहला पहर समाप्त हुआ। काष्ठ शिल्पी ने वस्त्र शिल्पी को जगाते हुए कहा, मित्र, रात्रि का प्रथम पहर बीत गया है, जागो और पहरा दो। वस्त्र शिल्पी जागा और बोला, बड़ी जल्दी रात्रि का प्रथम पहर बीत गया। वह आलस्य त्याग कर पहरा देने बैठ गया, किंतु कुछ क्षण पश्चात ही चंद्र के प्रकाश में नारी प्रतिमा को देखकर विस्मित हो उठा। इस युवती के रूप और सौंदर्य की किसी से तुलना नहीं की जा सकती थी। यह प्रतिमा अत्यंत सुंदर है, किंतु निर्वस्त्र है। काष्ठ शिल्पी यदि एक पहर में प्रतिमा का निर्माण कर सकता है, तो क्या मैं इसे सुंदर परिधान नहीं पहना सकता? उसने अपने सामान में से रेशमी वस्त्र निकाले, रंगों का चयन किया और उस काष्ठमय प्रतिमा का नाम लेकर वस्त्र सीने लगा। वस्त्र बनाकर उसने उस काष्ठ प्रतिमा को वस्त्रों से सुसज्जित कर दिया। सुंदर वस्त्रों में असुंदर नारी भी सुंदर दिखने लगती है। फिर यह तो अत्यंत सुंदर प्रतिमा थी, अति सुंदर लगने लगी। सहसा सुदूर से शेर की आवाज सुनाई दी। उसके विचार श्रृंखला टूट गई और वह सावधान होकर आवाज सुनने लगा। सोचा, यदि शेर समीप आए तो आत्मरक्षा के लिए अपने तीनों मित्रों को जगा दूंगा। किंतु धीरे धीरे ध्वनि कम होती गई। कोई संकट ना देखकर फिर वह प्रतिमा को देखने लगा। समय कभी रुकता नहीं है, कभी ना रुकने वाली गति का नाम ही समय है। अर्धरात्रि बीत गई। वह अपने मित्र स्वर्णकार से बोला, मित्र जागो, मध्य रात्रि बीत चुकी है। आंखें मलता हुआ स्वर्णकार जागकर बैठ गया और बोला, अच्छा, अब तुम विश्राम करो, मैं जागता हूं। कुछ देर पश्चात स्वर्णकार ने चांदनी के उज्जवल प्रकाश में वस्त्रों से सुसज्जित एक नारी को देखा। आश्चर्य, इस भयानक जंगल में यह नारी कहां से आ गई? यह कोई छलावा है, डायन है या प्रेतनी है या वन देवी? वह भयभीत हुआ। फिर सोचा, नारी से क्या डरना। वह उस नारी के समीप गया, किंतु ना वह बोली ना अपने स्थान से हटी। उसने फिर उसे ध्यान से देखा और बोला, ओह, यह तो मूर्ति है, मैं तो इसे जीवित समझ रहा था। उसने सोचा, पर यह कितनी सुंदर है। इसके वस्त्र पहने हों, किंतु आभूषणों के बिना नारी शोभा नहीं देती। आभूषण नारी की सुंदरता, संपन्नता व सौभाग्य के अचूक हैं। क्यों न इसे गहने पहनाकर सजा दूं? और वह आभूषण बनाने लगा। उसने कंठहार, करधनी, चूड़ियां, नथनी, कुंडल आदि अनेक आभूषण बनाकर मूर्ति को पहना दिए। सुंदरता, वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित नारी मूर्ति अपूर्ण युवती लग रही थी। स्वर्णकार ने ब्राह्मण से कहा, मित्र जागो, रात्रि का अंतिम पहर प्रारंभ हो चुका है। ब्राह्मण ने कहा, बंधु, यह तो मेरे दैनिक जागरण का समय है, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं मंत्र पाठ करता रहूंगा। तब ब्राह्मण उठा और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। प्राची की छोर से बाल सूर्य जन्म लेने को व्याकुल हो रहा था। रश्मियां वसुधा के आंगन में उतरने को तत्पर थी। नीड़ों में पंछियों का कलरव गान कुछ कुछ प्रारंभ हो गया था। रात्रि की निशब्दता विलीन होने में अधिक समय ना था। प्राकृतिक संजीव हो रही थी। इसी समय मंत्रवेत्ता की दृष्टि नारी की प्रतिमा पर गई। स्वर्ण वर्ण की प्रतिमा पर चांदनी का धवल उज्जवल प्रकाश अनुपम सौंदर्य का बोध करा रहा था। मंत्रवेत्ता उस प्रतिमा के आकर्षण में मंत्र पढ़ना ही भूल गया और उसके आकर्षण में बंधा प्रतिमा के निकट आया।
काष्ठ की नारी मूर्ति पर वस्त्र एवं आभूषण देखकर वह समझ गया कि यह दुर्लभ मूर्ति काष्ठ शिल्पी की कृति है और इसका श्रृंगार वस्त्र शिल्पी और स्वर्णकार मित्र ने किया है। किसी भी कला के प्रति अनुराग हो तो समय बिताना ठीक नहीं होता, अन्यथा बिना काम एक एक क्षण बिताना कठिन हो जाता है। मंत्रवादी का चिंतन मुखर हो उठा। वह सोचने लगा कि जब काष्ठ शिल्पी प्रतिमा का निर्माण कर सकता है, दर्जी उसके वस्त्र बना सकता है और स्वर्णकार उसे आभूषणों से सजाकर सौंदर्य में वृद्धि कर सकता है, तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग क्यों ना करूं। विद्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्या उसकी उपयोगिता शून्य है? अभी तीनों मित्र जागेंगे, एक दूसरे की कलाकृति की प्रशंसा करेंगे और मेरी हंसी उड़ाएंगे। आखिर मेरी विद्या की उपयोगिता क्या है? सहसा उसके मन में एक विचार आया, यदि रूप और सौंदर्य की यह मूर्ति जीवंत होती तो संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होती। यह विचार आते ही उसने प्रतिमा को मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा देने का निश्चय किया। जीवनदायी मंत्रों का उच्चारण करने से कुछ समय बाद काष्ठ मूर्ति जीवित हो उठी। एक सुंदरतम अनुपम नारी मंत्रवादी ने स्वयं से कहा, मैंने मूर्ति में प्राण फूके हैं, इस सुंदरी पर सर्वाधिक अधिकार मेरा है, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। सूर्योदय का समय हो चुका था। सूर्य की किरणें चेहरे पर पड़ते ही तीनों मित्र जाग उठे। मंत्रवादी ब्राह्मण नारी प्रतिमा के पास खड़ा था। जब तीनों मित्र उसके पास पहुंचे तो बोला, मित्रों देखो, मेरी मंत्र शक्तियां देखो, मैंने काष्ठ की मूर्ति में सांसों का संचार कर दिया। अब यह युवती हमारी तुम्हारी तरह बोल सकती है और प्रत्येक मानवीय कार्य एवं व्यवहार कर सकती है। मैं इस सुंदरी से विवाह करूंगा। तीनों एक दूसरे का मुख देखने लगे। काष्ठ शिल्पी ने मौन तोड़ा और बोला, मित्र तुम इससे कैसे विवाह करोगे? मैं इस कृति का निर्माता हूं, इस युवती से विवाह करने का अधिकार मेरा है। ब्राह्मण ने कहा, कहीं कोई काष्ठ की मूर्ति से विवाह करता है? जो तुम करते, तुमने तो सिर्फ काष्ठ की मूर्ति बनाई थी। काष्ठ शिल्पी बोला, यदि काष्ठ मूर्ति होती ही नहीं तो तुम प्राणों का संचार किसमें करते? मैंने अपने शिल्प कौशल से इसे इतना कलात्मक और आकर्षक बनाया था कि तुम इसमें प्राणों का संचार करने के लिए विवश हो गए। यदि यह कुरूप होती तो क्या तुम प्राणों का संचार करते? मैंने जो नारी प्रतिमा बनाई थी वह यही है, मैं इससे विवाह करूंगा। मेरा अधिकार प्रथम और वास्तविक है। दोनों किसी निर्णय पर पहुंचते इससे पूर्व ही वस्त्र शिल्पी बोला, इस पर अधिकार तो मेरा है। क्या कोई नग्न नारी से विवाह करना पसंद करेगा? मैं यदि इसे वस्त्र ना पहनाता तो ना स्वर्णकार इसे आभूषणों से सजाता और ना ब्राह्मण देवता इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते। इसको नारी के रूप में देखने में मेरा योगदान कम नहीं। मैं इससे विवाह करूंगा। स्वर्णकार ने देखा कि तीनों ही मित्र इससे विवाह करने की कामना करते हैं, क्यों ना वह भी अपना पक्ष प्रस्तुत करे। वह बोला, संसार की सभी नारियों को आभूषण प्रिय हैं। आभूषण के बिना नारी अधूरी है। आभूषणों के अभाव में वह कभी संतुष्ट नहीं होती। मैंने श्रम करके कलात्मक आभूषण बनाकर इसे पहनाए हैं। मैं ही इससे विवाह करने का अधिकारी हूं। ब्राह्मण ने कहा, संपत्ति, नारी और भूमि विवाद का मूल कारण है। यात्रा के प्रारंभ में ही विवाद प्रारंभ हो गया तो संपत्ति उपार्जन करने के लक्ष्य से हम भटक जाएंगे और वर्षों की हमारी मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए विवेक से काम लेना चाहिए। एक युवती और 4 पति, यह युग धर्म के विपरीत है, यह नीति के भी विपरीत है। यह सुंदरी किसी एक की पत्नी हो सकती है। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।